अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहज़ाद। प्रेज़िडेंट ट्रंप ने यूएस में कुर्सी सदारत पर आते साथ ही बहुत सारे नए-नए इक़दामात शुरू कर दिए हैं और बहुत सारे ऑर्डर्स के ऊपर उनके साइन भी हो चुके हैं, जिससे ना सिर्फ़ एक इकोनॉमिक फ्रंट पर, पॉलिटिकल फ्रंट पर बहुत बड़े-बड़े अपहीवल्स होने का अंदेशा, बल्कि सोशल उनका जो स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर भी अटैक किया, जो कि बहुत ही, यानी आपको पता है कि यूएस और यूरोप के कुछ ममालिक हैं, वेस्टर्न यूरोप के स्पेशली, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लिबरलिज़्म का दौर दौरा था और यानी लिबरल पॉलिसीज़, लिबरल ख़यालात जो है ना, उनको बहुत ज़्यादा तक़वियत मिल रही थी पिछले कुछ दिहाइयों में। उनके ऊपर एक तरह से अटैक किया ट्रंप ने। ये बात किया कि यूएस के अंदर सिर्फ़ 2 जेंडर्स जो है ना, वो रजिस्टर होंगे अब से, एक मेल और एक फीमेल। कोई तीसरा जेंडर जो है ना, वो हम उसको ना ही किसी पब्लिक पॉलिसी में उसको उसकी मतलब वैलिडेशन करेंगे, ना ही उसके बेसिस पे कोई पॉलिसी मेकिंग होगी, और ना ही उनको हम रजिस्टर करेंगे, और जो बाय बर्थ जो सेक्स जिसको भी असाइन हुआ है, उसको वही सेक्स उसका माना जाएगा। सो ये तो एक मतलब एक आप समझ लें कि सोशल एक वॉर है, जो कि ट्रंप ने अपने ऊपर मतलब बुला ली है, बिकॉज़ यूएस के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं सोसाइटी के, जो कि इस तरह की चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। और इससे इस बात का भी अंदाज़ा होता है कि यूएस के अंदर ही एक बहुत बड़ा डिवाइड है। यानी एक आप समझ लो कि यूएस के अंदर आधी पॉपुलेशन जो है ना, वो लिबरल ख़यालात की मालिक है, और मतलब चेंजेस, इस किस्म के लिबरल आइडियल्स के ऊपर चेंजेस वो चाहती हैं, और उन्होंने अचीव भी किए हैं बहुत ज़्यादा। और एक तरफ एक कंज़र्वेटिव फार राइट जो है, उस तरह का माइंडसेट है, जो कि रिलिजन पे भी बिलीव करता है, जो कि मैरिज की इंस्टीट्यूशन पे बिलीव करता है, जो कि फैमिली पे बिलीव करता है, और जो कि इस तरह की जो सोशल अपहीवल्स हैं, इनको बहुत ही बुरा समझता है, जिसमें ये एलजीबीटीक्यू वगैरह ये चीज़ें शामिल होती हैं। सो ये तो इंटरनल फ्रंट है, जिसके ऊपर ट्रंप को एक बहुत बड़ी जंग लड़नी होगी। लेकिन आने के साथ ही, और आने से पहले ही, ट्रंप ने जो बयानात देते रहा है कि मैं सैंक्शंस की एक regime चलाऊँगा, एक टैरिफ्स की एक जो है ना, वो मैं मतलब regime चलाऊँगा, जिससे मैं तमाम उन कंट्रीज़ को जो कि यूएस को नीचा दिखाना चाहते हैं, यूएस को कि जो सुपर पावर स्टेटस उसके दिमाग में है, वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं, और यूएस की जो ग्रेटनेस है, उसको उससे दूर करना चाहते हैं। तो उन सब कंट्रीज़ के और उन सब इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ हम सैंक्शंस करेंगे, टैरिफ्स लगाएँगे, ताकि यूएस को हम दोबारा से ग्रेट बना सकें। उसका स्लोगन है कि टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब एक ऐसी इकोनॉमी जो कि 35 से ज़्यादा ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की डेब्ट के अंदर है, जो कि टोटली वो एक आप समझ लें कि एक ऐसी इकोनॉमी बन गई है, जो कि जिसके अंदर प्रोडक्टिविटी तो ज़ीरो हो गई है, लेकिन सिर्फ़ अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की वजह से, और वो तमाम जो बॉन्ड मार्केट के अंदर लोगों को कर्ज़े देना, लोगों से कर्ज़े लेना, और इस तरह के कामों की वजह से, यानी आप समझ लें कि डॉलर की जो मोनोपोली है ना, उसकी वजह से एक्चुअली वो इतने सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बना सके हैं कि वो दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं इस वक्त। और अगर डॉलर की ये जो डोमिनेंस है, ये ख़त्म हो जाती है ना, तो फिर वो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि डॉलर बेस्ड हैं, और उस डॉलर की वजह से और उसकी जो स्ट्रेंथ है ग्लोबल इकोनॉमी में, उसका यूजेज जो है, क्योंकि हर जो कंपनी है, हर दुनिया का मुल्क जो है, जब वो इंटरनेशनल ट्रेड करता है, तो वो कंफर्टेबल होता है इस बात में कि वो डॉलर्स के अंदर ट्रेड करे, क्योंकि डॉलर की एक प्रेजेंस हर कंट्री में, हर दुनिया के बैंक में मौजूद है। हर कंट्री और उसके बैंक्स जो है रिकॉग्नाइज करते हैं डॉलर्स को। सो डॉलर्स के अंदर ट्रेड करने में कोई इश्यू नहीं होता, कोई प्रॉब्लम, कोई हिंड्रेंस, कोई डिलेज नहीं होते। जिसकी वजह से एक ट्रस्ट और एक कंफर्ट जोन है जिसको डॉलर्स का, जिसके अंदर ट्रेडर्स जो है ना, वो रहना चाहते हैं। लेकिन उसी कंफर्ट और ट्रस्ट को एक्सप्लॉइट करते हुए आपने देखा कि वेस्टर्न जो बैंकिंग सिस्टम है, यूएस का जो बैंकिंग सिस्टम है, उन्होंने किस तरह से ऐसे-ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बना लिए हैं, जिनको कंट्रोल करने से वो बहुत सारा यानी प्रॉफिट्स जो है ना, उनको फ्री में मिलते रहते हैं। यानी सिर्फ डॉलर की ट्रांजैक्शन में ट्रेड करने से जो बहुत मामूली सा टैक्स बज़ाहिर लगता है, लेकिन वो टैक्स भी जो है ना, इनके कॉफर्स को भरता रहता है। और जो
स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम एक है जिसके अंदर ये सारी ट्रेड होती है इंटरनेशनल, उसके ऊपर क्योंकि इन लोगों का कंट्रोल है, तो उस सिस्टम की कंट्रोल की वजह से यूएस जो है वो बहुत सारे सैंक्शंस लगाने में कामयाब हो जाता है। यानी आप एक सिस्टम है जिसके अंदर सारी ट्रेड आनी है और उसमें से निकलनी है, एक बहुत बड़ा लाइक सॉफ्टवेयर का सिस्टम है। अगर यूएस क्योंकि उस सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसी ने उस सिस्टम को बनाया है, उसी के पास उसके ऑफिसेज हैं, उसी के पास उसका कंट्रोल है, तो फिर वो क्या कर सकता है कि उस सिस्टम के अंदर एक बटन दबाकर कह सकता है कि ये इस सिस्टम के अंदर से कल से रशियन की ऑयल की जो कंपनी है उसका सारे जो ट्रांजैक्शन है वो ब्लॉक हो जाएंगे, वो नहीं कर सकता। तो फिर क्या होता है कि रशिया को फिर अब एक और रूट से जाकर कोई ये ट्रेड करनी पड़ती है, उसको डॉलर्स की बजाय किसी और सिस्टम के थ्रू पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, कुछ और रास्ते अपनाने पड़ते हैं। लाइक इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। इकोनॉमिस्ट ही इसको अच्छी तरह से समझा सकते हैं डिटेल के अंदर, लेकिन दिस इज अ जनरल आउटलुक दैट आई एम ट्राइंग टू गिव यू कि ये डॉलर की डोमिनेंस जो है ना वो कितनी कलीदी है यूएस के लिए। मेजर जो उनकी प्रोडक्टिविटी है इस वक्त यूएस की, वो सिलिकॉन वैली में है, लाइक प्रोग्रामिंग में है, सॉफ्टवेयर बनाने में है, माइक्रोसॉफ्ट के जो नए नए चिप्स हैं उनको डिज़ाइन करने में है। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखें कि उनकी जो कार इंडस्ट्री है वो भी नीचे जा चुकी है। उनकी दीगर जितनी भी इंडस्ट्रीज जहाँ पर ये पाए नहीं समझे जाते थे, वो तमाम के तमाम ही चीप लेबर को की तलाश में जो है ना चाइना में शिफ्ट हो चुकी हैं, और वियतनाम में और साउथ कोरिया में शिफ्ट हो चुकी हैं। और इस वक्त जो है वो आप समझ लें कि अपनी जो मेहनत, जो कई सौ साल मेहनत इस नेशन ने की है इससे पहले, उसके इस वक्त वो फ्रूट रीप कर रहे हैं। लेकिन फ्रूट को रीप करना जो है ना आपको पता है वो एक हद तक ही हो सकता है, कभी ना कभी तो वो फ्रूट जो है उसका खत्म हो ही जाता है। आपकी कोई भी फसल हो और आपको फिर नए सीड्स डालने होते हैं और नई फसल की तैयारी करनी होती है, जो कि यूएस ने नहीं किया। और अब ट्रम्प की ये जो ख्वाहिश कि मैं अब अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाऊं और तमाम जो इंडस्ट्री है उसको दोबारा रिवाइव करे, यूएस के अंदर यूएस के लोगों को इन्वॉल्व करे, यूएस के अंदर वो बेस बनाए, वो चीज़ करना जो है ना वो बड़ा ही इस वक्त मुश्किल लग रहा है। बिकॉज देखें चाइना के अंदर एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर की, लैंड की, चीप लेबर की, वो सारा सेटिंग जो बन गई है, उसकी वजह से एक जो फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो अब बन रहे, वो सारा सिस्टम जो है ना पहले से ही, क्योंकि चाइना में एक चीप तरीके से ले डाउन हो चुका है। और वो अगर फॉर इंस्टेंस जो उसके BYD कार्स हैं जो कि नया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब लॉन्च हुए हैं, उनको अगर आप देखें तो वो फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि फॉर इंस्टेंस चाइना में वो $30,000 की वो कार रेडी होती है। अब अगर वही इंडस्ट्री को स्क्रैप से जो ट्रम्प है वो उसी किस्म की बिल्कुल एग्जैक्ट चीज को अगर वो रिप्लेस करना चाहे यूएस के अंदर, तो फिर उसको कितनी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यूएस के अंदर तो लेबर के जो वेजेस हैं वही इतनी ज्यादा हैं कि जब वही सेम काम एग्जैक्टली यहाँ पर लाकर पहले तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो से नया बनाना, फिर उसको यूएस के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक बनाना, फिर उसके अंदर यूएस के लोगों को एम्प्लॉय करना, और वो लोग तो बहुत ऊंची लेबर वेजेस जो है लेने के आदी हैं। तो फिर जब वो इतनी ज्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर की पहले वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और फिर उसके बाद उसमें जो लेबर कॉस्ट आएगी वो कभी भी चाइना की जो लेबर कॉस्ट और कंप्लीशन से मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तो अब बात ये रह गई कि फोर्ड कंपनी हो गई या जनरल मोटर्स कंपनी होगी जो कि यूएस के अंदर अभी मौजूद है, लेकिन उनकी जो गाड़ियां हैं वो अगर वही इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाते हैं BYD के मुकाबले का, तो हो सकता है कि उनको वो व्हीकल जो है ना $60,000 में पड़ रहा हो अपनी कॉस्ट के मुताबिक और प्रॉफिट्स के रखने के बाद। तो अब टैरिफ्स का क्या काम है? टैरिफ्स का ये काम है कि जो BYD इंपोर्ट हो रही है यूएस के अंदर $30,000 की, उसके ऊपर वो 100% अगर लगा लेते हैं टैक्स या टैरिफ्स, तो फिर यूएस के जो लोग हैं उनको वो गाड़ी पड़ेगी $60,000 में। और $60,000 में जब वो पड़ेगी तो उसमें से 30 तो चाइनीज की उस कंपनी को मिल जाएंगे जो कि वो इनको दे रही है, और 30,000 टैक्स की सूरत में यूएस के पास बैंक के अंदर आ जाएंगे। और वो मनी जो है ना वो एक तो उसका फायदा होगा यूएस गवर्नमेंट, क्योंकि उनकी ट्रेजरी भरती जाएगी, और दूसरा फायदा होगा जनरल मोटर्स को या फोर्ड मोटर्स को कि वो उसी किस्म की गाड़ी अब अगर $55,000 की बना के अपनी मार्केट में लाते हैं, तो यूएस के जो बायर्स हैं वो कहेंगे कि यार मैं $60,000 क्यों पे करूं, मैं $55,000 पे करके फोर्ड और जनरल की क्यों ना ले लूं। तो ये चीज तो वो कर सकते हैं।
इसका नुकसान किसको होगा? फ़ायदा तो यूएस गवर्नमेंट को हो रहा है, लेकिन नुकसान हो रहा है यूएस कंज्यूमर को। और उनको एक ऐसी फोर्ड या जनरल की गाड़ी लेनी पड़ेगी जो अभी भी क्वालिटी वाइज़ चाइना के साथ मुकाबला नहीं कर सकती बीवाईडी के साथ, बिकॉज़ इनकी जो है, क्योंकि वो बना रहे हैं और वो मुस्तकिल उसमें इनोवेशन कर रहे हैं, मुस्तकिल अपनी फैक्ट्रीज़ को अपग्रेड करते चले जा रहे हैं, तो वो उनकी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं प्रोडक्ट बनिस्बत इसके जो फोर्ड और जनरल मोटर्स बनाएंगे। लेकिन ये तो चले यूएस के अंदर तो उन्होंने ये काम कर दिया, लेकिन दुनिया भर में और जगहों पे और ममालिक में तो चाइना जो है वो अपनी गाड़ी 30,000 में बेच सकता है। दैट मीन्स के फोर्ड और जनरल मोटर्स की जो मार्केट उनको अपने मुल्क में तो मिल जाएगी, लेकिन वो सेम कंपटीशन दुनिया के और ममालिक में वो नहीं कर सकेंगे। तो ये प्रॉब्लम है टैरिफ रिजीम की कि ये बड़ा ही एक लिमिटेड सा और एक शॉर्ट टर्म सा गोल है, जिससे आप ये नहीं कह सकते कि आप जो है ना पूरी मार्केट ग्लोबल मार्केट के ऊपर छा जाओगे और आप सबको सबड्यू कर दोगे और लाइक आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकेगा। ऐसा सोचना ट्रंप के लिए जो है ना वो बड़ा गलत है, वो ये प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन अब जो ट्रंप एक और बात कह रहा है, जो कि उसने अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी कही है, हिंट इस चीज़ का हिंट उसने पहले दिया, लेकिन अब वो ये कह रहा है कि जी ब्रिक्स की जो ग्रुप बना हुआ है, एक इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म है ब्रिक्स, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये तो कलीदी मेंबर्स हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं, 1-2 साल में, कि 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ जो है ना वो इसमें शामिल हो गई है। इंडोनेशिया बिल्कुल लेटेस्ट है, जिसने तकरीबन 1 हफ्ता डेढ़ पहले ही फुल मेंबरशिप उसको मिल गई है ब्रिक्स के अंदर, और बहुत सारे कंट्रीज़ जो है इसमें आना चाहते हैं। तो ब्रिक्स की तरफ से ये एक बात सामने आती रही है कि ये लोग चाहते हैं कि ये कोई अल्टरनेटिव करेंसी बना लें। ज़रूरी नहीं कि वो रशियन करेंसी हो या चाइनीज़ करेंसी हो या ब्राज़ीलियन करेंसी हो, बल्कि वो एक बास्केट ऑफ करेंसीज़ जिसमें वो अपने तमाम मुल्कों की करेंसीज़ का वेट शामिल करेंगे, और वेट के हिसाब से उस करेंसी में अगर उसका नाम आप एक्स रख देते हो या वाई रख देते हो, तो उस वाई करेंसी के अंदर जो वेटेज मिलेगा उस डॉलर का, उस डॉलर के वाई डॉलर के जो $1 है, उसमें चाइना को अपनी इकोनॉमी के हिसाब से 30% वेट मिल रहा होगा, रशिया को अपनी के हिसाब से 10-20% मिल रहा होगा। इस तरह जितनी भी वो मेजर कंट्रीज होंगी जो कि मिलकर ये करेंसी बना रही होंगी, उनके इकोनॉमीज के मुताबिक जो है, या तमाम मेंबर्स कंट्रीज के इकोनॉमीज के मुताबिक जो परसेंटेज को डालकर वो करेंसी बनाई जा रही होगी। लेकिन अगर कोई भी करेंसी है, ये ब्रिक्स की करेंसी है, कोई भी दुनिया की, अगर वो डॉलर को रिप्लेस करने की बात करती है, तो फिर आप देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कि यूएस की जो इकोनॉमिक हेजेमनी है दुनिया के ऊपर, वो बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाएगी, शैटर हो जाएगी, और मतलब ये जो इनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो इनके पास एसेट्स हैं, वो उन सब की जो स्ट्रेंथ है, उनकी वैल्यू जो है ना वो एकदम से स्लैश डाउन हो जाएगी। सो ये चीज़ है जो कि ट्रंप जो है इससे बहुत डरता है, और उसको बहुत ज़्यादा थ्रेट्स, देखिए थ्रेट्स देने जब आप दे रहे होते हो ना, धमकियां दे रहे होते हो, इसका मतलब है कि आपके दिल में खौफ है, और ट्रंप के दिल में यही खौफ है कि कहीं कोई भी ये कोशिश ना करे कि डॉलर को रिप्लेस करे। अगर डॉलर रिप्लेस हो जाता है, तो वो बीइंग अ बिजनेसमैन उसको अच्छी तरह से पता है कि उसकी बिजनेस और उसके मुल्क के तमाम इंडस्ट्रीज की जो बिजनेस है वो कैसे उससे हर्ट होंगी। तो उसने ये अब बात कही है 1-2 दिन पहले कि ब्रिक्स की जो कंट्रीज हैं वो डॉलर को रिप्लेस नहीं करेंगी, और अगर उन्होंने ऐसे करने की कोशिश की, जिस भी कंट्री ने, जो भी कंट्रीज में शामिल हुई, तो उस कंट्री के ऊपर हम 100% टैरिफ लगाएंगे, और जाहिर है उन सब कंट्रीज को इफेक्ट तो पड़ेगा, बिकॉज यूएस जो है दुनिया भर से मैक्सिमम चीजें खरीदता है, मैक्सिमम वो इंपोर्टर है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंपोर्ट उसके मुल्क में हर साल होती है। तो क्या होगा कि अगर 100% टैरिफ वो उन तमाम ममालिक पे लगाएगा, तो कितनी इंडस्ट्रीज हैं दुनिया की, और कितनी बड़ी बड़ी हाई एंड इंडस्ट्रीज हैं जिनको अफेक्ट पड़ेगा, और उन सब की वजह से ये बात तो ट्रंप नहीं कह रहा कि उस 100% का सबसे पहला नुकसान तो उसके अपनी कंज्यूमर्स को होगा ना, जिनको वो 50 रुपए की चीज हर दफा 100 रुपए में खरीदनी, $50,000 की चीज जो है उनको हमेशा $100,000 में खरीदनी पड़ेगी। सबसे पहले तो यूएस के कंज्यूमर को ये नुकसान होगा, लेकिन ज़ाहिर है इसकी कैलकुलेशन यही होगी कि क्योंकि यूएस गवर्नमेंट के कॉफर्स बढ़े होंगे, तो उसकी मदद से, उसी पैसे की मदद से अब वो इंडस्ट्री बेस बना सकेंगे और अपने अवाम को रिलीफ दे सकेंगे। सो इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, किसी भी तरफ ये काम कर सकता है, इसका नुकसान भी हो सकता है यूएस को, और इसी पॉलिसीज का फायदा भी उठा सकते हैं वो तमाम ममालिक जो जिन पे ये टैरिफ्स लगाए जाएंगे, और नुकसान भी दोनों तरफ हो सकता है। एक और जगह से देखते हैं कि ट्रंप ने रिपीट किया टैरिफ थ्रेट टू डिसोएड ब्रिक्स नेशंस फ्रॉम रिप्लेसिंग यूएस डॉलर।
रॉयटर्स क्या कह रहे हैं कि ट्रम्प वार्नड ऑफ ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज फ्रॉम रिप्लेसिंग द यूएस डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी बाय रिपीटिंग 100% tariff threat he has made weeks after winning the November presidential elections. We are going to require a commitment from these seemingly hostile countries that they will never create a new BRICS currency nor back any other country to replace the mighty US डॉलर। यानी आपको ट्रम्प की जब आप स्पीचेस सुनते ही होंगे तो उनमें आपको एक क्लियर एक एरोगेंस नजर आती है, एक प्री सपोज्ड एम्पायरहुड की फीलिंग आती है ट्रम्प की बातों के अंदर कि भाई अमेरिका इज द ग्रेटेस्ट कंट्री, वी आर द ग्रेटेस्ट पीपल और माइटी यूएस डॉलर, ये उसके अल्फाज हैं। और ये जो एरोगेंस है ना, ये ऐसी चीज है जो कि आमतौर पे एम्पायर्स को भी और एक डिक्लाइनिंग एम्पायर्स को तो बहुत जल्दी गिराती हैं। बहरहाल वी आर नॉट लाइक ऑन द थिंग कि यूएस को जरूर नुकसान ही होना चाहिए। वी वांट के एक जो ग्लोब है ना वो एक ऐसी बन जाए जिसमें तमाम लोग जो है ना अपनी पोटेंशियल के मुताबिक उनको फायदे अपने हासिल करें, फेयर तरीके से लोग चलें, फेयर कंपटीशन करें और फेयर कंपटीशन में जहां जहां यूएस अपना फायदा उठा सकते हो वो जरूर उठाए। लेकिन ये जो यूएस की बातें हैं ना ये बड़ी अजीब है। एक और जगह से हम देखते हैं ट्रम्प ने क्या कहा कि गो फाइंड अनदर सकर नेशन। ट्रम्प वॉज ब्रिक्स अगेंस्ट डॉलर मूव। उसने कहा कि अगर तुम लोगों ने डॉलर की जगह ब्रिक्स की कोई नई करेंसी लाने की कोशिश की, जिसको कि रशिया ने फौरी तौर पे डिनाउंस भी कर दिया कि नहीं हमारा तो ऐसा कोई प्लान ही नहीं, हमने तो कोई ऐसी भी बात ही नहीं की, हम तो एक ब्रिक्स तो सिर्फ एक इकोनॉमिक फोरम है और करेंसी की हमारा कोई अभी प्लान नहीं है। लेकिन ट्रम्प ये कह रहा है कि ब्रिक्स अगर बनाता है डॉलर के मुकाबले में एक नई करेंसी तो 100% टैरिफ के लिए वो तैयार हो जाए और गुड बाय टू अमेरिका कह दें, हम नहीं खरीदेंगे फिर तुम लोगों की चीजें, फिर तुम लोग कोई और सकर नेशंस ढूंढ लेना। मतलब लैंग्वेज देखिए आप कि ये आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में बड़ी बड़ी अकवाम को, पावरफुल अकवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं कि कोई और सकर नेशन ढूंढ लेना, हम तुमसे नहीं मुकाबला करेंगे। यानी कि गाली गलोच वाला इसका वो दिखाई दे रहा है। सो बहरहाल एक और जगह से मैं आपको न्यूज शेयर करती हूँ कि 60% टैरिफ की जो बात चाइना के लिए वो कर रहा था ट्रम्प काफी दिनों से, उसके लिए उसने अब ये नई बात उसके सामने आई कि हम 10% टैरिफ लगाते थे चाइना के साथ। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक सॉफ्ट कर दिया ट्रम्प ने और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कोई टैक्टिकल मूव तो नहीं है, कोई मतलब गेम तो नहीं खेल रहा ट्रम्प चाइना के साथ। डेफिनेटली ये बात भी सामने आई है कि यूएस और चाइना के बीच में बातचीत भी हो रही है, उनके मंदुबीन आपस में मुलाकात भी कर रहे हैं और कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढने की कोशिश भी कर रहे हैं। बिकॉज चाइना एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है यूएस के अंदर, ना सिर्फ उसके गुड्स सारे के सारे वहां जाते हैं बल्कि चाइना अपना जो सरप्लस मनी है वो बहुत सारा री इन्वेस्ट भी यूएस की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर करता है। वहां जितना भी उसका सरप्लस मनी होता है ना, जो प्रॉफिट्स उसको मिलते हैं यूएस की अंदर सेलिंग करने से, वो सारे के सारे से वो उसकी यूएस के बॉन्ड्स खरीद लेता है। और यूएस के जो वो बॉन्ड्स खरीदता है तो उसको ये डबल फायदा हो रहा होता है कि यूएस के जो बॉन्ड्स उसने लिए हैं उसकी जो प्रॉफिट उसको हर साल मिल रहा है, उस प्रॉफिट से उसका मनी भी सिक्योर रहता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और उस प्रॉफिट से वो अपनी नई इंडस्ट्रीज बनाते हैं, अपनी मिलिट्री को रिवैम्प करते हैं, मतलब बहुत सारे वो काम करते हैं। और यूएस क्या करता है कि जो चीजें वो उससे खरीद रहा है और उसकी जो पेमेंट उसने चाइना को करनी है वो चाइना को जाने के बजाय उसी के इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाती है, तो वो उसको लगता है कि मुझे फ्री में ये सारा माल मिल रहा है। सो इनका ताल्लुकात और इनकी जो गुर्बतें हैं वो बहुत ही यानी पेनिट्रेट हुई हुई है एक दूसरे के सिस्टम के अंदर, एक दूसरे के बगैर ये सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। और जब इनकी अलहदगी होगी और इनकी डिवोर्स होगी तो बहुत ही अगली किस्म की डिवोर्स होगी और इसमें बहुत कुछ मतलब उड़ जाएगा। तो इसलिए आप समझें कि इकोनॉमिक वर्ल्ड में ये एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो ये अब क्या होगा, कितने टैरिफ लगेंगे वाकई में चाइना के साथ। एक और जगह से देखते हैं ट्रम्प सेट टू इम्पोज टैरिफ्स ऑन मैक्सिको कनाडा स्टार्टिंग फ्रॉम March 1। यानी अपने दोस्तों के साथ भी, यूरोप के बारे में मैंने आपको पहले भी कवर किया था ये बात के यूरोप में भी बहुत सारे कंट्रीज को थ्रेट मिल चुकी है यूएस की तरफ से कि हम तुम लोगों के ऊपर भी टैरिफ्स लगाएंगे। कनाडा जो उसका फर्स्ट डोर नेबर है, बेस्ट फ्रेंड है, एलाय है और बहुत ज्यादा इकोनॉमिक उनके बीच में यानी ताल्लुकात हैं, उनको भी उसने लाइक वार्न कर दिया है कि ट्रम्प उसने साइन कर दिए टैरिफ्स जो कि March 1 से स्टार्ट होंगे, 1 महीने के बाद। और मेक्सिको भी उसका फर्स्ट डोर नेबर है, वहां से बेशुमार इलीगल इमिग्रेंट्स को पहले आने दिया गया और वहां पर वो इलीगल इमिग्रेंट्स का फायदा क्या होता था यूएस को कि उनको बहुत ही चीप लेबर जो है ना उनसे मिल जाती थी क्योंकि वो इलीगल होते थे। तो जो भी कंपनीज उनको हायर करती थी या जो भी इंडस्ट्री में उनको जगह काम करने की मिलती थी, लेबर उनको मिलता था,
इलीगल होने की वजह से वो उन लोगों को कम पेमेंट करते थे, हाफ पेमेंट करते थे। तो ये तो फ़ायदा वो ले रहे थे, लेकिन अब वो फ़ायदा उनको नहीं नज़र आ रहा, तो अब वो कह रहे हैं कि हमको सबको बाहर वापस भेजेंगे। कोलंबिया के साथ भी उनकी ये एक टसल हुई है, और कोलंबिया के भी 2 जहाज़ भर के यूएस की आर्मी के 2 जहाज़ भर के वो कोलंबिया के इलीगल माइग्रेंट्स को ले जाने लगे थे कोलंबिया के अंदर, और वहाँ पे उनको गुस्सा आ गया। कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट है उसने कहा कि ये क्या तरीका है कि हमारे लोगों को तुम हाथ बांध के और भर-भर के जहाज़ों में इस तरह से भेज रहे हो वापस, हम ये नहीं अलाउ करेंगे। हम अगर एक डिग्निटी के साथ हम अपने लोगों को लेकर आएँगे, तुम मतलब हमारे साथ बदतमीज़ी क्या कर रहे हो? लेकिन ट्रंप ने फौरन कह दिया कि अच्छा, फिर हम लगाते हैं तुम पे भी टैरिफ्स, और तो कोलंबिया को पीछे हटना पड़ा, खामोश होना पड़ा, और वो जहाज़ कोलंबिया चले गए, और मज़ीद भी अब लोग वापस यूएस भेजेगा। और इसी बुरी चीज़ के बाद ट्रंप ने ये कहा है कि अमेरिका को जो है ना उसकी खोई हुई रिस्पेक्ट जो है वो वापस मिल गई है। अमेरिका इज रिस्पेक्टेड अगेन। लाइक अगर आप धौंस और मतलब जबरदस्ती और धौंस और थ्रेट और सैंक्शंस के साथ अपनी इज्जत बनाना चाहते हो, तो हाँ, उस तरह तो आप कह सकते हो कि हाँ, ये वाकई में अमेरिका को जो है ना वो रिस्पेक्ट मिल गई है। बहरहाल बड़ी मुश्किल सिचुएशन है ये ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, और ये सैंक्शंस का जो एक फैशन और ये वेस्टर्न ममालिक की तरफ से शुरू हो रखा है, वो लाइक कहीं पे भी खत्म होते हुए दिखाई नहीं दे रहा, और बल्कि ऐसा लग रहा है कि अब जो अगली वॉर आने वाले कुछ सालों में या महीनों में होगी, वो तो सब की सब सैंक्शन और टैरिफ वॉर्स होंगी। और आप ये देख लें कि कनाडा और यूके ने बेलारूस में अभी जो इलेक्शन हुए, क्योंकि आपको मैं रिमाइंड करा दूं कि बेलारूस एक प्रो रशियन कंट्री है, और जो बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको हैं, वो जो है ना प्रो रशियन है, और वो ये अभी जो इसी महीने जो लास्ट मंथ, और उन्होंने अब ये जो जनवरी में इलेक्शंस हुए हैं वो दोबारा से जीत लिए हैं, और 7वीं दफा वो बेलारूस की उन्होंने इलेक्शंस जीते हैं। तो यूके और कनाडा ने उनके ऊपर बेलारूस के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए कि तुम लोगों ने फ्रॉड इलेक्शंस किए हैं और तुम लोगों ने गलत किया। भाई, तुम लोगों के मुल्कों में जो भी इलेक्शंस होते हैं, हम तो कहते हैं डेमोक्रेसी है, तो वो जो भी हो, हमने तो कभी भी नहीं एतराज किया, लेकिन यूएस, यूके, कनाडा, ये लोग जो है ना, ये हर मुल्क के ऊपर ये इल्जाम लगा देते हैं कि भाई यहाँ तो डिक्टेटरशिप है, यहाँ पर तो इलेक्शंस फ्रॉड हुए हैं, यहाँ पे तो ये कुछ हुआ। तो ये सैंक्शंस की जो गेम है, ये बहुत बढ़ती जा रही है, डेंजरस हद तक बढ़ती जा रही है, और यही वेस्टर्न ममालिक जो कि जिनके पास दोस्तों की इस वक्त बहुत ज्यादा कमी पेश आ रही है, दुनिया भर में लोग जो है ना वेस्टर्न कैंप को छोड़ के रशिया और चाइना के ब्रिक्स वाले कैंप की तरफ जा रहे हैं। तो आप लोग अपनी दोस्ती बढ़ाओ, अपनी लोगों के साथ नरमी के साथ और मोहब्बत के साथ पेश आओ, बजाय इसके कि आप सैंक्शंस और थ्रेट्स और टैरिफ्स और ये सब जो कर रहे हो। तो इसका नतीजा मुझे तो अच्छा दिखाई नहीं दे रहा वेस्टर्न ममालिक के लिए। लेट्स सी व्हाट्स हैपन इन द कमिंग मंथ।